हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड द वीडियो ड्यू टू इंटरनेट इशू। ये रिकॉर्डेड क्लास होगा क्योंकि कल लोगों ने पतंग उड़ाया और यहाँ के जो ब्रॉडबैंड के वायर्स हैं उनमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो इंटरनेट कंटिन्यूअसली खराब ही चल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व, तो हो जाएगा। लेकिन तब तक हम लोग अपने रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चलाते हैं एंड आई होप कहीं मुझे इंटरनेट मिल जाएगा अच्छा, तो आई विल अपलोड दिस क्लास। ओके, सो हम लोग कर रहे हैं COQP 02 अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए कोर्स फ्री लेक्चर सीरीज। आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया था कि एक प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे क्रिएट किया है, जिस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। कुछ वीडियो को ज्योग्राफी वाले भी उसमें ऐड होंगे, कुछ नए वीडियोस भी ऐड होंगे, कुछ वीडियोस लाइव भी आएंगे, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी आएंगे, तो इस तरह से ये चलेगा। आपको वो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, पूरा कोर्स है, फ्रीली मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो ये टेस्ट सीरीज 5 क्वेश्चंस का ले सकते हैं, जिसमें कि 5 टेस्ट हैं फुल सिलेबस का। 299 में ये अवेलेबल होगा। जो ये टेस्ट सीरीज है वो जल्दी ही चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। दिस विल सपोर्ट अस। जो लोग CUET PG ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग 1099 में फुल टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। आज 999 से भी कम में ये ऐप पे अवेलेबल है। दिस इज द लास्ट ऑफर, इसके बाद ये ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये लास्ट डेट है, आज के बाद यू विल बी एबल टू बाय एट 1099 ओनली। तो चेक डेट आउट। स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग जियोग्राफी एज वेल। ओके, चलो। तो अगर डिजास्टर की बात करें तो आप लोग हर दिन न्यूज में कुछ ना कुछ बातें सुनते हैं कि डिजास्टर है, डिजास्टर है, डिजास्टर है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि लॉस एंजलस में फायर चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही जापान में एक अर्थक्वेक आया 6.9 के स्केल पे। बहुत सारी डिवेस्टेशन हुई। हर साल आप सुनते हो कि इंडिया में लैंडस्लाइड हो जा रहा है। अभी भी कोल्ड वेव्स चल रहे हैं, हीट वेव्स चल रहे होते हैं। फ्लड हर साल हमें देखने को मिलते हैं, सुनामी वार्निंग्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के इवेंट्स अक्सर न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा। ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड एज डिजास्टर। तो डिजास्टर एक अम्ब्रेला टर्म है उन चीजों को दर्शाने के लिए जिसके कारण ह्यूमन लॉस हो, लाइफ का लॉस हो, हमारे इकोनॉमी का लॉस हो, हमारे घरों का लॉस हो। यानी लॉस इसमें इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है, एक से जुड़े हुए हैं। डिजास्टर तभी डिजास्टर है जब वहां पे लॉस देखने को मिल रहा है, बीट लाइफ, बीट कुछ भी। आज हम लोग क्या करेंगे कि डिजास्टर एंड डिजास्टर के अराउंड जितने भी टर्म घूमते हैं, जैसे हजार्ड घूमता है, रिस्क घूमता है, वल्नरेबिलिटी घूमता है, ससेप्टिबिलिटी घूमता है ना, जो भी रिजिलियंस घूमता है, मिटिगेशन घूमता है, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा आपके डिजास्टर के समझने के लिए। ओके, बहुत छोटा सा क्लास, कोई इसमें बड़ी बातें नहीं है। चलो, पहले आते हैं डिजास्टर पे। तो क्रेड, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमोलॉजी एंड डिजास्टर करके एक संस्था है, जिसने डिजास्टर को डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसमें उसने 4 कंडीशंस बताए हैं। पहला कंडीशन उसने कहा कि 10 या 10 से ज्यादा पीपल, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिनमें इन्होंने अपने प्राण गवा दिए हैं। ओके, सो एनी इंसिडेंट जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाए, डेट इज कंसिडर्ड एज डिजास्टर। सेकेंड, एनी इंसिडेंट जिसमें 100 से ज्यादा डेथ इंजरी रिपोर्ट की जाए, मतलब कोई ऐसा चीज हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, तो डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिजास्टर। ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें तुमको इंटरनेशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए, तुम अपने रिसोर्स के हिसाब से उसको टैकल ना कर पाओ, है ना, डेट इज ऑल्सो डिजास्टर। एंड फोर्थ कहता है जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़े। तो इस इमरजेंसी स्टेट ऑफ क्या होता है ये मैं बताने की अभी आगे कोशिश करूंगा, बट जब इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़े तब उसको हम डिजास्टर कहते हैं। ओके, नाउ इन एनी डिजास्टर एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होगा ही, बट मोर देन वन क्राइटेरिया कैन ऑल्सो बी देयर। हो सकता है 10 लोगों की मृत्यु हुई हो, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हों, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई हो, इंटरनेशनल असिस्टेंस भी मांग ले, सब कुछ हो गया हो। बट अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होते है कि 10 या मोर लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लो कि रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, ठंड का टाइम है या बारिश का टाइम है, रोड स्लिपरी है, एक ने ब्रेक लगाया, सारे कारें आपस में टकरा गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की डेथ हो गई, डेट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। ठीक है, वहीं कहीं पे सुनामी आ गया, हजारों लोगों की इस तरह से चीज हो गई, कहीं पे बिल्डिंग गिर गया, कहीं पे फायर हो गया, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, डेट इज कैटेगराइज्ड एज डिजास्टर एज पर क्रेड। ओके, आगे चलते हैं।
अब दो टर्म बार बार सुनोगे, एक आप सुनोगे डिजास्टर, डिजास्टर, एक आप सुनोगे हजार्ड। एक क्या सुनोगे? एक आप सुनेंगे डिजास्टर शब्द, एक सुनेंगे हजार्ड। तो दोनों में फर्क समझिए। डिजास्टर जो होता है वो इवेंट हो चुका है, जिसमें लोगों की जान की हानि हो चुकी है, जिसमें जो ऊपर के चार कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुका है। हजार्ड क्या है? हजार्ड वो फिनोमिना है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो है, लेकिन उसने अभी इम्पैक्ट डाला नहीं है, वो डाल सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कैसे माना जाए, जैसे कि मान लो अर्थक्वेक आया, ओके, अर्थक्वेक आया जब समुद्र के अंदर, तो सुनामी वार्निंग तुमने इशू कर दी, तो सुनामी ने अभी हिट नहीं किया है, वो हल्का सा वेव बना है, ठीक। तो वो क्या, वो एक हजार्ड की तरह अभी हम देख रहे हैं, लेकिन जब वो तुमको हिट कर दिया तो डेट टर्न्स इनटू डिजास्टर। साइक्लोन है, समुद्र में घूम रहा है, हमको उतना नुकसान नहीं हो रहा है, तो घूम रहा है घूम रहा है, वो हजार्ड है। लेकिन उसने जब हिट किया हमारे कोस्ट को, लोगों के जान माल की हानि हुई, तो डेट इज अ डिजास्टर, ओके। जर्जर बिल्डिंग है, मान लो जैसे अभी मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है, तो कोचिंग सेंटर चल रहा है बेसमेंट में, तो वो हजार्ड है, क्या पता कब पानी भर जाए, कब स्टूडेंट्स के बेचारों की मृत्यु हो जाए, तो वो हजार्ड है, कब वो बिल्डिंग हिट है जाए, है ना, डेट इज अ हजार्ड। लेकिन जब वो इंसिडेंट हो गया तो डेट इज अ डिजास्टर। दोनों में क्लैरिटी हुई? Hazard are potentially damaging physical event, phenomena or activity that can cause loss of life, injury, property damage, social economic disruption, या कोई भी ऐसी चीज जो डिस्ट्रप्शन कर सकता है लेकिन अभी किया नहीं है, डेट इज अ हजार्ड। तो हजार्ड जब भी शब्द आएगा एंड डिजास्टर जब भी शब्द आएगा, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। आई होप कि इट्स क्लियर। आगे चलो। अब डिजास्टर तो हो गया, हजार्ड तो हो गया, तो ये डिजास्टर हजार्ड दोनों को, खास करके डिजास्टर को हम सब कुछ सब ग्रुप में क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। आई फॉरगेट कि इनका सोर्स है, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स जिन्होंने क्लासिफाई किया है डिजास्टर को। पहला है जियोफिजिकल डिजास्टर। याद रखना, तुमको डिजास्टर का नाम दे देगा एंड पूछेगा कि ये किस टाइप का डिजास्टर है। तो पहला क्या है? जियोफिजिकल डिजास्टर, वो डिजास्टर जो कि अर्थ से उत्पत्ति हो रही है जिसकी, ठीक है, अर्थ के अंदर से उत्पत्ति उसकी हो रही है, अर्थ से डायरेक्ट रिलेटेड है, पृथ्वी के सरफेस से, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है जिसका, दैट इज जियो फिजिकल हजार्ड। जैसे भूकंप आ गया, क्यों आता है? प्लेट टेक्टोनिक से मूवमेंट के कारण, ओके। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, क्यों आता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। जैसे तुम्हारा सुनामी आ गया, क्यों आता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, है ना। तो ये सारी जो फिनोमिना है, ये सारी तुमको जियो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजास्टर, वो फुलफिल करते हैं। दूसरा है मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल वो फिनोमिना होती है जो किसी ना किसी एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण तुम्हें देखने को मिलती है, ठीक। जैसे कहीं पे बहुत अधिक तूफान आ गया, स्क्वल आ गए, ठीक, बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, तो ये क्या है? मेट्रोलॉजिकल इवेंट है, ओके। अगला है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल इवेंट वो है जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, जिसमें वाटर इन्वॉल्व है, जैसे फ्लड आ गया, जैसे मास मूवमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो मास मूवमेंट, एक ये मास मूवमेंट ये है, एक मास मूवमेंट वेट है। अगर आपको याद है मास मूवमेंट के बारे में, ये मास मूवमेंट वाला एक बार क्लास देखेंगे, वो मैं ऐड करूंगा आपके प्लेलिस्ट में। तो मास मूवमेंट में क्या है कि अगर मान लो कि सूखा पत्थर का लैंडस्लाइड हो गया है, ठीक है, तो डेट इज अ जियोफिजिकल इवेंट, उसको होना ही था। लेकिन मान लो इरोडेड सरफेस है, वेदर्ड सरफेस है, बारिश हुई, स्लम्प के रूप में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, डेब्री फ्लो है या फिर मड फ्लो है, ये घटना क्या है जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो गया, डेट इज अ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजिकल। क्लाइमेटोलॉजिकल ऐसा है कि जो मीजो मैक्रो स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े इलाके को वो प्रभावित कर रहा हो, जैसे सूखा पड़ जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए कहीं पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो क्या होगा? डेट इज अ क्लाइमेटोलॉजिकल चेंज के कारण तो डिजास्टर हुआ, डेट इज क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। अगला है बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो बायोलॉजिकल फीचर्स के कारण होते हैं, जैसे एपिडेमिक कहीं आ गया, एड्स का स्प्रेड हो गया, अभी कोविड-19 था, कोविड फैल गया, प्लेग फैल गया, ये क्या है? ये भी डिजास्टर है। क्यों? लोगों की मृत्यु तो हुई है, हुई ना, एक ही इवेंट के कारण कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कितने सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, डेट इज इंजरी वाला चीज। सबको इंटरनेशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, सब कुछ हो गया। तो इस तरह के डिजास्टर को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो ये 5 मेजर जो ब्रॉड कैटेगरी है डिजास्टर की, हम लोग उसे मानते हैं।
लेकिन आगे एक क्वांटेली नाम के साइंटिस्ट हैं, व्यक्ति हैं, अच्छा ये तो आगे आ गए, ये चलो यहाँ से यहीं से शुरू करते हैं। तो इन्होंने 4 शब्द को समझाने की कोशिश की। ये 4 शब्द आपको हर बार दिखेगा। एक है क्राइसिस, इमरजेंसी, डिजास्टर एंड कैटास्ट्रोफ। आपने न्यूज में देखा होगा, कैटास्ट्रोफिक इवेंट हिट, इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, क्राइसिस हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास रिसोर्स है, क्या है ये मेरे पास, ये मेरे पास रिसोर्स है। ये कोई इवेंट हो गया, इवेंट मतलब कोई हजार्ड का ऑनसेट हो गया। हजार्ड का ऑनसेट मतलब कि कोई घटना हो गई। तो इसको इन 4 कैटेगरी में हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं, क्राइसिस, इमरजेंसी, डिजास्टर एंड कैटास्ट्रोफ। डिजास्टर क्या है, पहले सोचो कि जो तुम्हारा इस इवेंट को मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी जो इवेंट की रिक्वायरमेंट है, जो वो तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा है। जैसे एग्जांपल लो, ह्यूमन बॉडी का देखो कि क्या एग्जांपल लिया जाए। तुम्हें सर्दी हो रही है, ठीक है, तुमको सर्दी हुई, तो ये सर्दी 4 तरीके की हो सकती है। एक क्राइसिस वाली सर्दी कि हाँ तुमको खे 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 तुम कर रहे हो दिन में 4 बार 5 बार, बट तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको मैनेज कर रहा है, तुम चला पा रहे हो काम। तो इसमें क्या हुआ, जो तुम्हारे बॉडी का रिसोर्सेज है वो उस इवेंट को मैनेज कर रहा है, गड़बड़ी हुई है लेकिन वो मैनेज कर रहा है। ओके, अब ये इमरजेंसी कब बनेगा, जब ये तुम्हारी बॉडी है उसको लगेगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं वो जो क्लोजनेस है तुम्हारी सॉल्व करने की कैपेसिटी का और जो तुम्हारा इवेंट हुआ है उसका, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट गंभीर फाइट अब चल रहा है। अब तुम ज्यादा बीमार फील करने लगो, तुम्हारी बॉडी लड़ नहीं पा रही है ना, मतलब फेस टू फेस आ गए। तो दिस इज कॉल्ड अ इमरजेंसी सिचुएशन। अभी तक सब ठीक है। अब ये डिजास्टर कब होगा, जब तुमको इतनी खांसी आने लग गई, इतनी खांसी आने लग गई कि अब तुमको मैनेज ही नहीं करना पड़, मैनेज कर ही नहीं पा रही है बॉडी, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है दवाई देने के लिए। तो दिस इज अ डिजास्टर। लेकिन इससे भी आगे बढ़ गया, तुम्हारी बॉडी एंड डॉक्टर की दवाई भी मैनेज नहीं कर पा रही है, कोई रिसोर्स उस पर काम नहीं कर पा रहा है, तुमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तुम सांस ही नहीं ले पा रहे हो, तुमको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, उसको वेंटिलेशन पे ले जाना पड़ गया। तो ये क्या है, कैटास्ट्रॉफ है कि जितनी बॉडी की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ गया। ठीक है, इसी तरह से देखो कंट्री है या फिर स्टेट है, स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। स्टेट में क्या हुआ कि कोई छोटी सी बीमारी फैली, ठीक, 10 लोग 20 लोग 50 लोग बीमार हो गए, तो उसने कहा अच्छा ठीक है सब एडमिट करो, हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास रिसोर्सेज है, चलो मैनेज हो जाएगा। ये क्राइसिस है। अब जितने तुम्हारे हॉस्पिटल में बेड है उतने ही लोग बीमार होने लग गए, तो ये क्या है, अब इमरजेंसी सिचुएशन है, नेक टू नेक है। ठीक है, डिजास्टर क्या होगा, जब जितने हॉस्पिटल के बेड है उससे ज्यादा ही लोग बीमार हो गए, अब तुम टेंशन में आ गए, अरे ये क्या हो रहा है, कैसे रखेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करवाएंगे इसका। तो ये डिजास्टर है। अब ऐसा होगा कि 100 बेड हैं, जैसे कोविड में हुआ था, 100 बेड हैं एंड क्या हो गया, 1 लाख लोग बीमार हो गए, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी जो कैपेसिटी है उसको सॉल्व करने की, उसको बहुत ज्यादा पार कर चुका है इवेंट। तो डेट इज कॉल्ड कैटेस्ट्रोफ। समझ में आया, क्लियर हुआ। क्राइसिस क्या, फिर से बता रहा हूँ, क्राइसिस क्या, जिसको तुम सॉल्व कर पाओ, कोई समस्या हो तुम सॉल्व कर पाओ, तुम्हारे पास रिसोर्स है उसे सॉल्व कर देने का। इमरजेंसी क्या, तुम सॉल्व कर पा रहे हो लेकिन तगड़ी फाइट है, जितना तुम्हारा रिसोर्स है तुम्हारा सब रिसोर्स उसमें लग जा रहा है। ठीक, उसके बाद डिजास्टर क्या, कोई इवेंट हुआ उसको मैनेज करने में तुमको तुमको सब कुछ लगा देना पड़ जा रहा है, जितनी कैपेसिटी थी सबसे ज्यादा तुम उस पर वो कर पा रहे हो, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ये डिजास्टर है। कैटेस्ट्रॉफ क्या, एकदम अनमैनेजेबल हो गया तुम्हारे लिए, तुमने सारा रिसोर्स लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी वो मैनेज नहीं हो रहा है, दिस इज कैटेस्ट्रॉफ। चारों शब्द को याद रखना। ठीक है, चलो आगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, अब ये जो इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये हजार्ड को, अभी तुमको मैं क्या समझा रहा था, डिजास्टर विजास्टर समझा रहा था। ये हजार्ड को कुछ भागों में ये लोग भी बांटते हैं, हजार्ड को, डिजास्टर तो मैंने अभी बंटवा दिया, हजार्ड को कुछ भागों में बांटते हैं। ये भी वैसा ही है। नेचुरल हजार्ड क्या होता है, जो कि नेचर से ओरिजिनेट कर रहा है, जैसे अर्थक्वेक, यहाँ में बैठा हूँ अभी अर्थक्वेक आ जाए, नेचुरल हजार्ड है, आ तो कहीं भी सकता है, अगर जोन 2 3 4 5 कहीं भी बैठे हो आ सकता है। सुनामी, जो कोस्ट में रह रहे हैं सुनामी आ ही सकता है, तो हजार्ड। ठीक है, ये हजार्ड, कौन सा हजार्ड, नेचुरल हजार्ड। सोशल हजार्ड क्या है, लड़ गए,
ठीक है, एक कॉलोनी वाले दूसरे कॉलोनी वालों से लड़ गए, सोशल हजार्ड। तुम अपने फ्रेंड ग्रुप से लड़ गए, सबको घायल कर दिया 100 लोगों को, सोशल हजार्ड। छोटे लेवल का वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हजार्ड। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जो समाज इन्वॉल्व है, दैट इज हजार्ड। कौन सा हजार्ड? सोशल हजार्ड। अगला क्या है? बायोलॉजिकल हजार्ड। कोई बैक्टीरिया फैल गया, जैसे अभी आया था HMPV, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, कोविड-19 वायरस, है ना? अभी कुछ समय पहले तक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बहुत स्प्रेड होता था। तो ये क्या है? ये सारे बायोलॉजिकल हजार्ड हैं, ये आ सकते हैं। जैसे इंडिया में देखो, HMPV जो भी था उसका कुछ केस डिटेक्ट हुआ, केरल में हुआ, यहाँ वहां हुआ, सब जगह हुआ। तो ये क्या है? हजार्ड है, ये फैल सकता है, लेकिन अभी फैला नहीं है। अभी किस सिचुएशन में? क्राइसिस वाले सिचुएशन में, कि हाँ ठीक है, अगर आ रहा है तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हजार्ड है। लेकिन इसका ऑनसेट हो सकता है, ये लोगों को मार सकता है, तो दैट विल बी अ डिजास्टर। बट अभी ये क्या है? हजार्ड। टेक्नोलॉजिकल हजार्ड, हजार्ड क्या होता है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, कंपनी में लीक हो गया, इंडस्ट्रियल दुर्घटना हो गई। ठीक है, अभी देखो गाड़ी जा रही थी राजस्थान में, आई थिंक, कंटेनर, उसमें आग लग गई, कई लोग अगल बगल वाले मर गए। तो ऐसे डिजास्टर जो टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स के कारण होते हैं, चर्नोबिल का वो न्यूक्लियर डिजास्टर, ये सब क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है, डिजास्टर नहीं, हजार्ड है। फिर क्रॉनिक हजार्ड क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म इवेंट है, अभी नहीं हो रहा है लेकिन होगा। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड का आपने केस सुना होगा, जोशीमठ ढह रहा है ना? जोशीमठ नहीं, कौन सी इलाके का न्यूज था यार, मैं जगह ही भूल गया। तो वहां पे क्या है? वहां पे ये स्टडी हुई है कि वो ढह रहा है, धीरे 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 100 साल से वो रिपोर्ट आ रही थी कि वो सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा है, वो धस गया, बहुत सारे लोगों ने वो जगह खाली कर दिया। तो ये क्या है? एक क्रॉनिक हजार्ड है, जो कि लंबे समय बाद असर दिखाएगी, धीरे 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 हो रहा है, लंबे समय बाद असर दिखाएगी। तो ये है क्रॉनिक हजार्ड। आगे चलते हैं। फिर दो टाइप के इवेंट होते हैं हजार्ड में, डिजास्टर में, जो कि एक सिंगल टाइम होता है, एक बार हुआ खत्म, जैसे अर्थक्वेक आया खत्म, एक बार अर्थक्वेक आया, फिर दूसरा अर्थक्वेक का पहले अर्थक्वेक से थोड़ी लेना देना होगा। मतलब अगर उसका वो आफ्टर वेव्स नहीं है, तो मान लो कि आज अर्थक्वेक कहीं आया, फिर 1 साल बाद आया, तो इन दोनों का कुछ लेना देना थोड़ी है, इट इज सिंगल टाइम इवेंट। सुनामी कहीं आ गया, सिंगल टाइम इवेंट। वही मान लो फ्लड आता है बिहार में, हर साल ही आ जाते हैं, हर साल ही लोग मरते हैं। जैसे उड़ीसा में साइक्लोन आता था, हर साल ही आ जाता था, ठीक है, बहुत सारे लोग मरते थे, लेकिन नाउ दे हैव मैनेज्ड। तो ये है क्रॉनिक इवेंट, जो कि चलता रहता है, सिंगल टाइम इवेंट जो कि एक बार आता है। फिर ऑनसेट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, स्लो, फास्ट एंड मीडियम। स्लो क्या है? जो धीरे धीरे होगा, जैसे सॉइल क्रीप, धीरे धीरे ये घटनाएं होती हैं, धीरे धीरे फैलता है। मीडियम क्या? जो कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। एंड फास्ट ऑनसेट क्या है? जो कि अचानक से आता है, खत्म करके चला जाता है, डिजास्टर। 1 मिनट आया, बर्बाद, खत्म सब। साइक्लोन बर्बादी करेगी, बस थोड़ा टाइम लगाती है आने में। बाढ़ और धीरे आती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऑनसेट के हिसाब से भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आगे चलो, ये 4 शब्द फिर जानो। पहला है मैग्नीट्यूड, उस हजार्ड की या उस डिजास्टर की शक्ति कितनी थी नुकसान पहुंचाने की, कितने स्तर पे उसने बर्बादी की है, तो डेट इज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, प्रभाव उतना ज्यादा होगा। दूसरा है ड्यूरेशन, वो हजार्ड कितने देर के लिए आती है। जैसे मान लो अर्थक्वेक है, वो 10 सेकंड के लिए आएगी या 10 मिनट के लिए आएगी। 10 सेकंड आएगी तो नुकसान कम होगा, 10 मिनट आएगी तो सब तहस नहस बर्बाद। फिर सीजनैलिटी, कुछ डिजास्टर ऐसे होंगे, कुछ जिसका ऑनसेट स्पेसिफिक सीजन में होता होगा। जैसे साइक्लोन गर्मी में ही होता है, क्यों? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जो ओशन का चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। दूसरा स्पेशल एक्सेंट, किस एरिया में वो प्रभावित कर सकता है। जैसे साइक्लोन आया, तो साइक्लोन पंजाब में तो नहीं आएगा, या साइक्लोन मान लो जाके तुम्हारा मंगोलिया के डेजर्ट में तो नहीं आएगा, है ना? तो हर एक डिजास्टर का ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो कि हम लोग रिस्क कैलकुलेट करने के लिए या फिर वहां के उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब 2 चीजें हैं। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी समाज, कोई भी प्रक्रिया उससे प्रभाव होने के किस दायरे में है। पहले एक बार समझ लो रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कि वो हमको कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना खतरनाक होगा वो हमारे के लिए। तो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं हम लोग हजार्ड मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी, ठीक है। हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी, हजार्ड क्या कि कुछ हो सकता है,
एंड वल्नरेबिलिटी क्या, देखो मैं मेरा ये थोड़ा स्लिप होगा, ये वल्नरेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये दो शब्द मेरे थोड़े गड़बड़ होते हैं। वैसे ही मेरे रूलर रोड एंड रूलर, ये सब थोड़ा गड़बड़ होता है, तो समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर गलत हो तो रिस्क क्या होता है, हजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। हजार्ड क्या है, कोई फिनोमिना हो सकता है, वल्नरेबिलिटी वो तुम पे कितना प्रभाव डाल सकता है। ओके, वल्नरेबिलिटी अब इसको समझो कैसे है। सुनामी का आना एक हजार्ड है, अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो सुनामी अंडमान के किसी ऐसे आइलैंड पे आ रहा है जहां पे पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, तो क्या है उसका रिस्क, क्या है समाज पे उसका रिस्क क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जैसे मान लो कि साइक्लोन आने वाला है, पुरी में अक्सर साइक्लोन आते हैं, पुरी में साइक्लोन आने वाला है, लेकिन तुमने वहां के पॉपुलेशन को ही गायब कर दिया, उठा के कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया। जैसे कितने अच्छे से डिजास्टर मैनेज करता है ओडिशा, वी विल स्टडी द सक्सेस स्टोरी ऑफ साइक्लोन मैनेजमेंट इन ओडिशा, बट पूरा जगह ही खाली कर दिया, लोग मरेंगे ही नहीं, घायल ही नहीं होंगे, तुमको असिस्टेंस ही नहीं चाहिए होगा, तो रिस्क क्या है, कम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली है, इतनी क्राउडेड जगह है, अर्थक्वेक तो वहां भी आ सकता है, एंड अर्थक्वेक थार के मरुस्थल में भी आ सकता है। थार के मरुस्थल लीस्ट पॉपुलेटेड है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड होगा, दिल्ली हाईली पॉपुलेटेड होगा, सेम ही स्केल पे अर्थक्वेक आ सकता है। मान लो कि 5 का अर्थक्वेक आता है दोनों जगहों पे, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, बट मान लो कि दोनों जगहों का अर्थक्वेक आता है, ओके, कहां पे नुकसान ज्यादा होगा, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो रिस्क कहां पे ज्यादा है, जहां पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। वल्नरेबल कौन है, लोग वल्नरेबल है, ठीक है। तो हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी तुम्हारे डिजास्टर के रिस्क को ऐड करता है। हजार्ड तो ठीक है, लेकिन वल्नरेबिलिटी ही वहां नहीं है, लोग ही नहीं है जिसको प्रभावित हो, घर ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, क्या मतलब। अब ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको भी दो टर्म में हम लोग बांटते हैं। पहला है ससेप्टिबिलिटी, सही बोल गया। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि वो डिजास्टर कितना इंपैक्ट कर सकती है, वो हजार्ड कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे फ्लड आ रहा है एंड पूरा गांव बहुत अच्छे से तैरना जानता है, या फिर उन लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है, या फिर तैरना जानते, कुछ भी इस तरह का है, तो वो क्या है, वो सब ससेप्टिबल तो है लेकिन वो मैनेज कर जाएंगे। या फिर देखो गांव में बाढ़ आती है, कुछ घर होते हैं जो ऊंचे पे बने होते हैं, कुछ घर जो होते हैं वो लो लाइंग फ्लड प्लेन में बना होता है, तो लो लाइंग फ्लड प्लेन के जो लोग हैं वो ज्यादा ससेप्टिबल हैं, जो हाई जगह के लोग हैं वो कम ससेप्टिबल हैं, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी को एक तो ये तत्व प्रभावित करता है कौन कितना ससेप्टिबल है। जैसे रिच लोग जो होते हैं वो कम वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास वो मैनेज कर लेते हैं चीजों को, बाढ़ आएगा निकल जाएंगे, बाढ़ का पता चलेगा अपने 4 गाड़ियों में सारा सामान भर के ले जाएंगे। पर जो पुअर हैं, जो जिनके पास घर भी नहीं है बेचारों को, वो क्या करते हैं, बाढ़ में रोड पे जाके अपना घर लगा लेते हैं, खाने को नहीं होता है, तो दे आर ज्यादा ससेप्टिबल। तो वल्नरेबिलिटी में ऐड करने वाली पहली चीज कौन सी है, ससेप्टिबिलिटी, कि उस पे कितना प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा कि कैपेसिटी कितनी है उसको डील करने की, जैसे तुम करोड़पति हो, अर्थक्वेक आया और घर गिर गया, तुम बना लोगे, लेकिन कोई गरीब आदमी है, उसने बेचारे ने कैसे कैसे करके घर बनाया, उसका घर टूट जाए, छोटा सा झोपड़ी है उसका टूट जाए, उसके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। जैसे कि कोई बहुत अमीर है, तो कोविड में उसको वेंटिलेटर वाला 5 स्टार टाइप का हॉस्पिटल मिल सकता है, लेकिन कोई बेचारा गरीब हो, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको तुम कैपेसिटी को तुम्हारी बिल्ड करते हैं। जैसे तुमको सिखा दिया गया कि साइक्लोन का जैसी वार्निंग देंगे भाग लेना सब लोग, तो तुमने सीख लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। तो रिस्क जो होता है किसी डिजास्टर का वो दो चीजों पे निर्भर करता है, हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी फिर से दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है एंड उसके कैपेसिटी कितनी है उसको डील करने की, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आई होप कि ये समझ में आ रही है आपको चीजें। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। ये थोड़ा डिजास्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं सारे डिजास्टर पे आऊंगा, टॉपिक वाइज में चल रहा हूँ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, कोई डिजास्टर हुआ, ठीक है, तुम उसको कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट।
डेफिनेशन देखते हैं। ये कह रहा है प्री एंड पोस्ट सिचुएशन में किसी डिजास्टर के देखो प्री सिचुएशन क्या है, ये डिजास्टर हुआ, इसके पहले की सिचुएशन, इसके बाद की सिचुएशन एंड इसके बीच की सिचुएशन। तुमको इससे पहले भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, फिर होगा तो कुछ कुछ चीजें करना पड़ेगा, फिर इसके बाद भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ये प्री एंड पोस्ट को मैनेज करने की जो प्रक्रिया है एंड इसके बीच में क्या किया जा सकता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर को मैनेज करना, डिजास्टर का मैनेजमेंट। समझे? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से पहले तुम क्या कर सकते हो? घर अच्छे बना सकते हो, ठीक है, लोगों को बता सकते हो कि हर अर्थक्वेक में कैसे छुप जाना है, क्या करना है, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना, ऐसे बता दिया तुमने, घर अच्छा बना दिया। फिर भी डिजास्टर हो गया, अब तुम क्या करोगे? लोगों का रेस्क्यू करोगे, लोगों को खाना पहुंचाओगे, लोगों को मेडिसिन दोगे। ये सब चीजें क्या है? ये पोस्ट डिजास्टर फिनोमेना है। तो इसको मैनेज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आगे चलें तो रोमैनो ने कुछ स्टेप बताया है डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए। पहला है प्रिपेयर्डनेस। तुमको वल्नरेबिलिटी को समझ के प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे बिहार का एग्जांपल लेते हैं, तो हर साल फ्लड आता है, हजार्ड है वहां पे, तो तुमको पता है कि वो हजार्ड होने वाला है, तो तुमको उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, फिर मिटिगेशन की टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। अब बच्चों को यही नहीं पता होता है मिटिगेशन क्या होता है एंड रिजिलियंस क्या होता है। हिंदी वाले लोग, मैं इंग्लिश में ही ये करवाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस कर रहे हो तो आप इंग्लिश समझते हो। रिजिलियंस, ये दो शब्द। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन होता है कि हजार्ड के इंपैक्ट को कम करना, ठीक है, डिजास्टर के इंपैक्ट को कम करना। तो मिटिगेशन एक्टिविटी में क्या करते हैं कि हम लोग डिजास्टर के इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, हजार्ड की जो रिस्क कैपेसिटी है या जो वल्नरेबिलिटी है या जो लोगों की ससेप्टिबिलिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो फ्लड एक हजार्ड तुम्हें पता है, तुम डैम बनाने की कोशिश करोगे, लोगों के घर ऊंचे पे बनाने की कोशिश करोगे, तो ये क्या है? तुम्हारा प्रिपेयर्डनेस। तुमने प्लान किया कि ये आ सकता है तो ये करना है। अब मिटिगेशन में क्या करोगे? तुम ग्राउंड पे जाओगे, चीजें करोगे, इक्विप करोगे लोगों को, ऑपरेशन प्लान कैसे करना है, ये सारी चीजों को तुम मैनेज करोगे। फिर क्या होता है? डिजास्टर हो जाता है, तो अब तुम क्या करोगे? रिस्पॉन्स दोगे उसको। जैसे ये जस्ट बिफोर डिजास्टर एंड जस्ट आफ्टर डिजास्टर का प्रक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है। डिजास्टर आने वाला है, तुमको पता है कि बिहार में बाढ़ आने वाली, तुमने सब लोगों को उठाया, उनके लोअर आवाज से उन तक खाना दिया, उनको अच्छी जगह पे सेटल कर दिया कि देखो बाहर आएगा तो इसको हमने मैनेज करना, सबको उठा के ऊंचे ऊंचे जगहों पे ले गए, किसी और शहर में ले गए। तो क्या हुआ? तुमने उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दी। तो जैसे तुम ससेप्टिबिलिटी को रिड्यूस कर दोगे, डिजास्टर का रिस्क कम हो जाएगा, डिजास्टर में डेथ कम हो जाएगी, वो डिजास्टर डिजास्टर ना रह के क्राइसिस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में चली जाएगी। ऐसा होता है ना? तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्स प्लानिंग है। फिर मान लो बाढ़ आ ही गया, तुम उससे पहले नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम बोट लगाए क्या करोगे? लोगों को निकालोगे। देखा होगा आपने बिहार में कैसे लोगों को निकाला जाता है, तो बाढ़ में से तुम बड़े बड़े बोट लाके लोगों को निकाल रहे हो, उन तक हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचा रहे हो, उन तक मेडिसिन पहुंचा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है? रिस्पॉन्स में आता है। फिर है रिकवरी। रिकवरी क्या है कि ये बाढ़ आके चला गया, अब क्या है? वहां पे बीमारियां फैल सकती हैं, लोगों का घर टूट गया होगा, पूरा पानी भरा होगा, उसको क्लीन करवाना, मच्छर मैनेज करवाना कि बेचारों में मलेरिया डेंगू ये सब ना फैल जाए, लोगों को उनके घर दोबारा बनवा के देना। तो ये क्या है? ये रिकवरी है। तो डिजास्टर जब मैनेज हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो इन स्टेप्स का ध्यान रखते हैं कि पहले प्रिपेयर करें, उस डिजास्टर को मिटिगेट करने की कोशिश करें, फिर उस डिजास्टर पे रिस्पॉन्स करें एंड फिर रिकवर करवाएं। लोगों का दुकान टूट गया होगा, तुमने उनको दुकान के लिए सपोर्ट करना, तो ये वाली प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है बाउंसिंग बैक कैपेसिटी। बाउंसिंग बैक कैपेसिटी कि तुम रिकवर कितना जल्दी कर पा रहे हो। डिजास्टर हुआ, जैसे कोविड आया, डिजास्टर हुआ, कोविड जब खत्म हुआ तो कितने जल्दी तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी सारी चीजें लाइन पे आ जाए, ठीक है? इसको कहते हैं रिजिलियंस। रिजिलियंस जितना ज्यादा होगा वो सोसाइटी उतनी डेवलप हो करेगी, उनमें डिजास्टर के जो पोस्ट डिजास्टर इंपैक्ट है वो बहुत कम होगा, ठीक? जैसे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक तो चलो उसमें रिजिलियंस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मान लो कि तुम साइक्लोन आया, साइक्लोन आके चला गया, अब कितनी जल्दी दुकानें खुल जाएंगी, मार्केट खुल जाएंगे, रास्ते ठीक हो जाएंगे, सारे के सारे वायर को सही कर दिया जाएगा। जैसे अभी देखो कल मेरे यहाँ पे छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि पतंग से तारें कट गई, अब कितने देर लगेगा? एक दिन में कर देंगे, एक घंटे में कर देंगे, एक महीना लगाएंगे। तो ये रिजिलियंस है, कितनी जल्दी तुम बाउंस बैक करते हो। प्री डिजास्टर कंडीशन में
कितनी जल्दी तुम बाउंस बैक करते हो, डेट जो स्ट्रेंथ है उसको रिजिलियंस कहते हैं। ठीक है, मिटिगेशन क्या होता है? इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश, रिस्क को कम करने की कोशिश। रिस्क को कैसे कम कर सकते हो? वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करके। वल्नरेबिलिटी को कैसे रिड्यूस करोगे? ससेप्टिबिलिटी को कम करके या फिर कैपेसिटी को बढ़ा के। ठीक, तो ये डिजास्टर के प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, डिजास्टर को मैनेज कैसे करने की कोशिश किया जाता है, वो हमने यहाँ पे देखा। अब ये एक जो ग्राफ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये समझने के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। समझो, पहला है तुम प्रिवेंशन, एक दो स्टेप में होता है, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, जैसे मैंने बताया। तो प्री डिजास्टर में जो चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हजार्ड को झेलने की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे वाली जो बात होती है। तो हमको इतनी शक्ति दे दो कि हम कम कर सके, जैसे प्रिवेंट ही कर दें। जैसे कि तुमको पता है कि बाढ़ कहीं आती है तो तुम क्या करो, डैम ही बना दो। जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वाला काम है, कितने बाढ़ आते थे, सौरो ऑफ बंगाल कहते थे उसको, उस पर डैम बना दिया, अब मस्त उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाते हैं, सब कुछ, बाढ़ ही नहीं आते हैं। तो प्रिवेंट ही कर दो डिजास्टर अगर कर सकते हो तो। नहीं तो मिटिगेट करो। मिटिगेट कैसे करते हैं अभी मैंने समझाया, उसकी ससेप्टिबिलिटी को कम करो, उसकी वल्नरेबिलिटी को कम करो, कैपेसिटी को बढ़ाओ। उसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस। अब हो गया कि तुमने मिटिगेट विटिगेट सब कर दिया, लेकिन अब आएगा ही डिजास्टर, तुमको पता चल चुका है। अब प्रिपेयर रहो मेंटली, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको गवर्नमेंट एक्टिवेट करके रखें, जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिसिंग हो गई, बाकी सारी एजेंसी को जागृत करके रखे कि देखो डिजास्टर आएगा, तुमको मैनेज करना पड़ेगा। फिर डिजास्टर आया, फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि जो डिजास्टर आए, देखो डिजास्टर आने से पहले हमें पता नहीं होता कि वो कितने लेवल का डिजास्टर होगा, है ना। साइक्लोन हिट जब तक ना करे तब तक चलो हम लोग गैस कर रहे होते, लेकिन एक्चुअल में कितना प्रभाव उसका पड़ेगा वो मुझे पता नहीं होता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में हम लोग क्या होते हैं, सबसे पहले असेस करते हैं क्या कंडीशन हुई, कितने घर टूटे, कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोग दबे होंगे, ये अचानक से आया था या फिर टाइम लगा के आया है, लोगों को पता था या नहीं पता था, अर्थक्वेक तुरंत आया है या फिर थोड़ा वार्निंग दे दी गई थी। या जापान में कुछ समय पहले वार्निंग आ जाती है, बहुत कुछ मिनट, कुछ सेकंड मिनट पहले। तो क्या कह रहे हैं ये, कि तुमने असेस किया कि कंडीशन क्या है, जैसे असेस किया अब तुमको तुरंत क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तुमको रिलीफ पहुंचानी पड़ेगी। कि मान लो अगर अर्थक्वेक आ गया है, लोग दबे होंगे, तुरंत तुम्हारी जो इमरजेंसी टीम है वो वहां पहुंचेगी, लोगों को निकालने की कोशिश करेगी, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करेगी, रोड लाइन को बनाने की कोशिश करेगी, कम्युनिकेशन लाइन को करेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स दोगे। फिर अब जब ये इमीडिएट वाला काम हो गया, अब आता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को मैनेज करना। अब क्या करते हैं उसमें, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि उस जगह का पुनर्निर्माण किया जाए, रोड्स दोबारा बनेंगे बड़े बड़े, फिर से लोगों के घर बनाने की कोशिश की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, इसको रिस्टोर किया जाएगा अच्छे से, सब सुविधाएं उनको देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद सबको रिहेबिलिटेट करना होगा, यानी सबको पुनर्वास, जहां से वो उखड़े हैं बेचारे, उनको वहां पे ले जाके बसाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा साइकिल है, और जब तुम रिहेबिलिटेट कर दोगे उसको, तो फिर से अब वो डिजास्टर दोबारा ना हो, उसकी प्रिवेंशन पे काम करोगे। प्रिवेंट करते हैं, चलो प्रिवेंट करते हैं, कुछ किया जाए इसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये साइकिल डिजास्टर मैनेजमेंट में हमेशा चलता रहता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर आने वाली क्लासेस में मैं करूंगा। देखो ये अब मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया, ये कब तक लाइव होगा आई डोंट नो। तो कोशिश रहेगी लाइव करने की, जल्दी ही, जितनी जल्दी मेरे को इंटरनेट की व्यवस्था हो जाएगा मैं कर दूंगा। तो कल से शायद हम लोग रेगुलर हो जाए, रिकॉर्डेड भी आए तो चिंता मत करना। 9 बजे रात को अगर रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना कि लाइव में जाऊंगा फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो टाइम ज्यादा लगता है लाइव वाले में। तो इस तरह के जो टॉपिक होंगे इसमें लाइव से उतना मतलब नहीं है। तुमको नहीं समझ में आएगा कुछ, तुम कमेंट कर देना, मैं तुमको उसका आंसर दूंगा। ओके, तुम व्हाट्सएप पे, ऐप पे, जहां मर्जी पूछ लो। ठीक है, चलो, तो कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, जैसे ये आज रिकॉर्डेड क्लास है, ये आ जाएगा। तो ये कोर्स जो टेस्ट एंड मेंटरशिप में नहीं है वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। एंड जो सिर्फ ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन, ये छोटा सा कोर्स है, देखो दिस विल हेल्प अस टू फाइनेंशियली सस्टेन थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजों में को फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए जरूरत पड़ती है, खास करके तब जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हाई। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी मेरी फीस है ये यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने की, फ्री में कुछ नहीं होता है, इसकी फीस है 29 रुपये पर मंथ, जो आप मेंबरशिप लेके पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे एंड सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।